अगर मैं आपसे पूछूं 50,000 सैलरी वाले लोगों के रिच बनने के कितने चांसेस हैं, तो सबका आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल। 50,000 में क्या ही होगा? रिच तो सिर्फ बिजनेस वाले बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपको आपके पैसे देखने का तरीका बदल देगा। मैं ना ही कोई क्रिप्टो या ओवरनाइट में करोड़पति कैसे बनते हैं ये बताऊंगी। मैं एक रियलिटी बताऊंगी। एंड वीडियो के लास्ट तक आप एक खुद डिसाइड कर लेना कि प्रॉब्लम सैलरी की थी या फिर माइंडसेट की। मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ, रिच का मतलब क्या है? हम सोचेंगे रिच का मतलब है, अगर आप किसी से भी पूछो कि रिच का क्या मतलब है, सबका आंसर आएगा जिसके पास BMW हो, लग्जरी हाउस हो, फॉरेन ट्रिप्स करता हो। बट मेरे लिए रिच का मतलब ये नहीं है। रिच का एक्चुअल मतलब है, अगर मैं कल अगले 6 महीने तक काम ना करूं तो भी मेरी लाइफ मुझे डिस्टर्ब ना लगे। मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। या फिर अगर मेरी एसेट्स इतनी इनकम जनरेट कर दें कि मेरे को सैलरी ज़रूरी ना लगे। ये होता है एक्चुअल रिच का मतलब। आपके एसेट्स या तो इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं कि आपको सैलरी की ज़रूरत ही नहीं लग रही है, या फिर अगले 6 महीने तक काम करने पे आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। इसे रिचनेस बोलते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों की सैलरी 50,000 है। दोनों सेम सिटी में है, दोनों सेम कंपनी में है, दोनों की सेम एज है। और अगर मैं अगले 20 साल तक लगा के चलूं, अगले 20 साल तक एक फाइनेंशियली फ्री है और एक EMI में फंसा हुआ है। दोनों की एज तो सेम थी, सैलरी भी सेम थी, कंपनी भी सेम थी, तो डिफरेंस कहाँ आया? एक्चुअल डिफरेंस जो आया वो हमारा डिफरेंस था डिसीजंस में। अगर हम बात करें अब राहुल की, दोनों के डिसीजंस में डिफरेंस था। तो अगर हम एक एक करके दोनों के डिसीजंस को देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल की। जो राहुल है उसकी 50,000 सैलरी आई। उसने सबसे पहले क्या करा, 5,000 की सिप शुरू कर दी। 2,000 उसने इमरजेंसी फंड में लगा दिए और फिर जो भी उसके पास पैसे बचे उससे वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करता रहा। और जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती गई वैसे ही उसने अपनी SIP भी इंक्रीज कर दी। SIP आपको सबको पता ही होगा क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP उसने इंक्रीज कर दी जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई। और इसमें और कोई मैजिक नहीं था, बस इसी कारण से वो फाइनेंशियली फ्री था। और अमन क्या करता था, जैसे ही सैलरी आई, वीकेंड प्लान्स, EMI, न्यू फोन्स, शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड। और मंथ एंड तक सिर्फ एक ही लाइन बचती थी, इस साल तो एक्सपेंसेस ज़्यादा ही हो गए, इस बार तो सारी सैलरी ऐसे ही चली गई। और जैसे ही हर साल सैलरी बढ़ती थी वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते थे। और इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और बिलीव मी, जो एक्चुअल इन्फ्लेशन से भी बहुत डेंजरस होती है। और इसी कारण वो 20 साल बाद EMI में फंसा हुआ था। वेयर एज जो राहुल था वो फाइनेंशियली फ्री था, क्योंकि उसके डिसीजंस लेने का तरीका डिफरेंट था और इसके डिसीजंस लेने का तरीका एक डिफरेंट था। चलिए अब हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। राहुल की एज 25 है। राइट नाउ अगर राहुल 25 का है, उसने 5,000 की SIP स्टार्ट करी अपनी। और जैसे जैसे उसकी इंक्रीमेंट होती गई सैलरी वैसे वैसे उसने SIP भी इंक्रीमेंट कर दी 10% से। जैसे कि पहले ईयर 5,000 करा, दूसरे ईयर उसने 5,500 करी इन्वेस्ट, थर्ड ईयर उसने 6,050 रुपीज़ करे। हर साल वो 10% से इंक्रीमेंट करता रहा, 5,000 से स्टार्ट करके। और अगर मैं मानूँ उसकी एवरेज रिटर्न 12% आ रही है और उसने जो ये सैलरी है और ये जो उसकी हैबिट है वो उसने 30 साल तक कंटिन्यू रखी अपनी, तो आप मानेंगे उसके पास कितना कॉर्पस जनरेट हो जाएगा? उसने इस टाइम 98 लाख रुपीस लगाए होंगे। अगले 30 साल तक अगर वो सेम इन्वेस्ट करता रहा तो 98 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट करे थे। और उसके पास जो कॉर्पस जनरेट होगा वो 4 करोड़ रुपीस का होगा। लगाए उसने 98 लाख हैं टोटल और कॉर्पस आया हमारे पास 4 करोड़ का, 12% की रिटर्न के साथ। पर कैसे उसने 30 ईयर्स तक, 30 सालों तक ये अपनी हैबिट थी जो वो कंटिन्यू रखी थी। और अब आप ये सोचिए, जो ये मैजिक है ये सैलरी का था या फिर उसकी हैबिट का? जैसे हमने देखा उसकी हैबिट बहुत अच्छी थी। जब भी उसकी सैलरी आती थी सबसे पहले वो SIP में लगाता था, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस करता था अपने।
तो सबसे बेस्ट हैबिट होती है जैसे ही आपकी सैलरी आए उसको सबसे पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद सारे स्पेंड करें जैसे आपकी एक्सपेंसेस हैं उस अकॉर्डिंग। और अब मेरे को बहुत लोग बोलेंगे, दृष्टि मेरे पास तो 5,000 भी नहीं है सेव करने के लिए। तो फेयर इनफ, ₹2,000 सेव कर लो, 1,000 सेव कर लो, 500 कर लो। मैंने अमाउंट की बात बिल्कुल नहीं करी है, मैंने हैबिट की बात करी है। आप कितनी कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से सेव कर रहे हैं, मैंने उसकी बात करी है। अमाउंट आप चाहे 500 करो, 1,000 करो, 2,000 करो, 5,000 करो, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप ₹500 भी नहीं सेव कर सकते तो आप 5,000 भी नहीं कर पाओगे, 5 लाख भी नहीं कर पाओगे। और इनकम बदलने से पहले अपनी हैबिट जरूर बदलिएगा। मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ और ट्रस्ट मी, मैंने एक चीज़ बार बार नोटिस करी है, प्रॉब्लम लोगों की सैलरी बिल्कुल नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सैलरी आते ही उनका प्लान नहीं होता। जैसे ही सैलरी आई वैसे ही सारे खर्च कर दिए और मंथ एंड तक एक ही बात सबके मुंह से मैं सुनती हूँ, इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया, इस बार कुछ बचा ही नहीं। और अगर आप मेरी बात मानिए, अगर आप पहले सैलरी को प्लान कर लें, अगर आप हर महीने सिर्फ 30 मिनट लगा के एक डायरी पर इधर अपने फ़ोन पर ही अगर लिख लें कि आपकी सैलरी को प्लान कर लें, तो आप मानिए आप ऑलरेडी कई लोगों से एक स्टेप आगे हैं। 5 रूल्स जो ₹50,000 सैलरी वाले लोगों को ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ये 5 रूल अगर आपने फॉलो कर लिए ना, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रूल है, इनकम बढ़ने का वेट मत करिए, हैबिट बढ़ाएं। और सेकंड रूल है, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले उसे इन्वेस्ट करें, उसके बाद उसे स्पेंड करें। अगर आपने सबसे पहले इन्वेस्ट कर दिया, जितनी आपको इन्वेस्टमेंट की नीड है उतनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, देन आपके स्पेंड किए हुए पैसे भी चल जाएंगे। रूल 3, हर इंक्रीमेंट का कम से कम 50% इन्वेस्ट करें। रूल 4, कभी भी ईएमआई तब करवाएं जब आपका एसेट क्रिएट हो रहा हो, ईएमआई तब मत करवाएं जब आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी हो। लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए ईएमआई बिल्कुल मत करवाना, ये और भी रिस्की होता है। रूल 5 जो क्लास रूल है हमारा, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खुद की स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करें। कई बार सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद की स्किल्स पर करना होता है, म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता। तो ये रूल भी आप ज़रूर अप्लाई करके देखना अपना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगले 10 साल के बाद अगर आप सेम सैलरी अर्न कर रहे हैं लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 करोड़ है, और अगर आप अब सैलरी 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं पर आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट 0 है, तो रिच कौन हुआ? सैलरी आपको रिच नहीं बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती है। सैलरी के बाद लिए गए डिसीजंस आपको रिच बनाते हैं। और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होती है, ये हर एक उस इंसान के लिए होती है जो अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं। और अगर आज की वीडियो ने आपको एक नई सोच दी हो, तो आप अपने उस दोस्त, उस फैमिली मेंबर, उस इंसान के साथ शेयर करना इस वीडियो को जो सोचता है कि 50,000 सैलरी में कुछ नहीं होगा। उसे बताओ कि 50,000 सैलरी में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं।